हेलो, वेलकम, नमस्ते, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल नारायण कॉर्नर में। मैं नारायण आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आज की जो वीडियो मैं लेके आया हूं वो दो विषयों पर आधारित है, जो कि पिछले कुछ दिनों पहले माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा दो घोषणाएं की गई थी, जिसमें पहली थी इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम और दूसरी थी रिटेल डायरेक्ट स्कीम। ये दोनों स्कीम बैंकिंग क्षेत्र में क्रांतिकारी साबित होने वाली है। इनके क्या क्या प्रयोजन है, किस तरीके से इन सारी स्कीम्स को लागू करने के क्या क्या प्रावधान है और ये आम लोगों के लिए क्या इम्पैक्ट डालेंगी, आज की वीडियो में मैं यही चीजें लेके आया हूं। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको कंटेंट पसंद आएंगे, जानकारी आपको अच्छी लगेगी। तो चलते हैं अपनी स्लाइड की तरफ। लेकिन जाने से पहले एक आपसे निवेदन कि अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर करना ना भूलें। तो और इसी तरीके से आपके लिए आगे कंटेंट हम लोग लाते रहेंगे। तो चलते हैं सबसे पहले अपनी स्लाइड की तरफ और जानते हैं कि इन दोनों स्कीम्स में क्या क्या खास बातें हैं जो आम लोगों के लिए बहुत जरूरी हैं। स्वागत है आप लोगों का स्लाइड की तरफ। और जैसा कि मैंने आप लोगों से बताया था कि इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम 2021 जो माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा लॉन्च की गई थी 12 नवंबर को, एक्चुअली उसकी क्या खास बातें हैं और उसका आप लोगों की जो आम जनमानस है उन पे क्या फर्क पड़ेगा, ये बातें आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे जैसा मैंने आपको बताया कि ये स्कीम लॉन्च हुई थी 12 नवंबर 2021 को माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा, और इसके और भी बहुत सारे आयाम हैं। ये जो स्कीम है ये बेसिकली 3 ओम्बड्समैन स्कीम को एकीकृत करके यानी कि इंटीग्रेट करके बनाई गई है। वो 3 ओम्बड्समैन स्कीम जो इससे पहले चल रही थी उसमें भी लोकपाल थे, लेकिन वो 3 अलग अलग लोकपाल थे। इसको एक करके एकीकृत यानी कि इंटीग्रेटेड सिंगल ओम्बड्समैन स्कीम में तब्दील किया गया है। सबसे पहले बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम जो 2006 थी, उसके बाद ओम्बड्समैन स्कीम फॉर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज 2018 और तीसरी द ओम्बड्समैन स्कीम फॉर डिजिटल ट्रांजैक्शन 2019। तो इन तीनों स्कीमों को एक कर दिया गया है। पहले इसके लिए अलग अलग लोकपाल ओम्बड्समैन होते थे, अलग अलग तरीके से इनको नियमावृत रूप से या लिस्टेड करके जो आपकी कंप्लेंट्स होती थी, जो शिकायतें होती थी, वो इन्हीं 3 ओम्बड्समैन के अंतर्गत लिस्टेड की जाती थी अलग अलग, और फिर उसी के हिसाब से अलग अलग लोकपाल इसकी सुनवाई करते थे। लेकिन अब इनको मिलाकर एक कर दिया गया है। क्यों और उसके क्या क्या आयाम हैं और ये किस किस सेक्शंस में आई हैं। देखिए, जो सेक्शंस इसमें अप्लाई होंगे, ऑलमोस्ट सेक्शन 35A 1949, 10 पैरा ऑफ 1949, सेक्शन 45L ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934, सेकंड ऑफ 1934 एंड सेक्शन 18 ऑफ द पेमेंट एंड सेटलमेंट स्कीम एक्ट 2007, सेक्शन 51 ऑफ 2007। तो ये जो सेक्शंस हैं इसमें इफेक्टेड है या जो इसमें अप्लाई किए गए हैं, जो इनके साथ कार्यभार में आपके इसमें कार्यवाहक बनेंगे। अब यहाँ पे कौन अप्लाई कर सकता है? देखिए, अगर आप किसी भी तरीके की शिकायत बैंक की अगर आप करते हैं उस संबंधित शाखा में, फॉर एग्जांपल अगर आपके साथ कोई फ्रॉड हुआ है, आपके पास एक डेबिट कार्ड था या आपके अकाउंट से पैसे निकल गए, लेकिन आपका अकाउंट जो था वो एक्स बैंक में था, लेकिन ये पैसे जो है ये वाई बैंक से निकल गए, वाई बैंक के एटीएम से, तो पहले आपको एक्स बैंक में भी कंप्लेंट लिखवानी पड़ती थी और वाई बैंक में भी निकलवानी पड़ती थी। और ये दोनों कंप्लेंट अलग अलग बैंकों में अलग अलग सूचीबद्ध यानी कि लिस्ट में, जो 3 ऊपर स्कीम है उसमें अलग अलग जगह पे ये अलग अलग तरीके से लिस्टेड होती थी। एक ओम्बड्समैन या एक स्कीम की शिकायत का निपटारा ना होने पे दूसरी स्कीम का शिकायत का निपटारा हो सकता था, लेकिन वो नहीं हो पाता या कुछ केसेस में उसमें विलंब हो जाता था। यहाँ पे मैं किसी स्कीम को पुरानी को गलत नहीं कह रहा, लेकिन ये एक लेंथी प्रोसेस था जिसे अब शॉर्ट कर दिया गया। अब आप अगर कोई कंप्लेंट करते हैं, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह कि अगर आप कोई कंप्लेंट करते हैं और अगर उसका निपटारा संबंधित बैंक द्वारा, जो आपका एक्स बैंक है, उसके द्वारा 30 दिन के अंतर्गत नहीं होता है, तो ये डिलेंसी ऑफ या डेलिक्वेंसी ऑफ सर्विस के अंतर्गत आपकी शिकायत 30 दिन बाद इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन द्वारा सुनी जाएगी। यहाँ पे वो किसी भी लिस्ट को नहीं सुनेंगे कि ये इस लिस्ट में आती है शिकायत या उस लिस्ट में आती है। इस आधार पर आपकी कोई भी शिकायत को निरस्त नहीं किया जा सकता। जैसे कि पहले किसी तीनों स्कीमों में अगर आप किसी गलत सूची में अगर आप कोई अपनी शिकायत को रख देते थे तो वो निरस्त हो जाती थी, वो रिजेक्ट हो जाती थी। लेकिन यहाँ पे आपकी शिकायत को निरस्त नहीं किया जाएगा इस आधार पे कि वो एक गलत लिस्ट में आपने शिकायत कर दी है, गलत लिस्टिंग कर दी है आपने शिकायत की। आपकी शिकायत इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन द्वारा सुनी जाएगी इस आधार पे कि वो 30 दिनों के अंतर्गत आपको संतोषजनक जवाब आपका एक्स बैंक नहीं दे पाया है। ये बहुत ही क्रांतिकारी आप देखिएगा कि इसमें बैंकिंग में आपके सुधार आएगा। ये एक बहुत ही बड़ा कदम है जो बैंकिंग सेक्टर के लिए बहुत जरूरी था। सुविधाओं के लिए शॉर्ट सर्विस अगर आप देते हैं, अगर किसी ग्रीवेंस में या किसी शिकायत का आप निपटारा करते हैं, तो जितनी जल्दी उस शिकायत का निपटारा होगा उतनी ही जल्दी लोगों को सुविधा और फायदा मिलेगा।
इस स्कीम में एक और चीज जोड़ी गई है जो कि पहले नहीं थी, जो पहले सूचीबद्ध नहीं थी, लिस्टेड नहीं थी। पहले जो नॉन प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक्स होते थे उनको इस सूची में शामिल नहीं किया जाता था, लेकिन अब वो कोऑपरेटिव जो नॉन प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक्स हैं जिनकी जमा 50 करोड़ से अधिक है वो इनमें शामिल हो गए हैं। यानी कि अगर आपका खाता किसी कोऑपरेटिव बैंक में है और उस कोऑपरेटिव बैंक का जो डिपॉजिट साइज है 50 करोड़ से ज़्यादा है सम ऑफ, तो आप ऐसे कोऑपरेटिव बैंक की शिकायत भी 30 दिन बाद इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम में कर सकते हैं। इस स्कीम का एक ही नारा है कि वन नेशन वन ओम्बड्समैन, यानी कि एक नेशन है एक ओम्बड्समैन, तो फिर अलग अलग ओम्बड्समैन क्यों शिकायत के निपटारा करें। ये बहुत क्रांतिकारी बदलाव है। तो अब इस स्कीम के कुछ साइलेंट फीचर्स हैं जिनको जानना बहुत जरूरी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं ये। उन फीचर्स में सबसे पहले यही आता है कि सबसे पहले तो आप लोगों को अब कंप्लेंट को आइडेंटिफाई करने की जरूरत नहीं है कि आपकी कंप्लेंट किस स्कीम के अंतर्गत ओम्बड्समैन में कौन सी, जैसे कि 3 स्कीमें मैंने पहले बताई थी। अब आपकी कंप्लेंट किस स्कीम के अंतर्गत किस ओम्बड्समैन में कंप्लेंट करनी है ये जानना और ये आइडेंटिफाई करना अब लोगों के लिए जरूरी नहीं होगा। वो 30 दिन बाद अपनी कंप्लेंट डिफिशिएंसी इन सर्विस के तौर पे कर रहे हैं, यानी कि उनको 30 दिन तक संतोषजनक जवाब उनके बैंक से नहीं मिला है, इसी आधार पर वो अपनी कंप्लेंट इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन को करेंगे। यहाँ पे ये इस वजह से आपकी शिकायत निरस्त नहीं की जा सकती कि ये कंप्लेंट लिस्टेड या किसी भी ऐसे ग्राउंड पे लिस्टेड नहीं है जो इस स्कीम के अंतर्गत लिस्टेड में या सूचीबद्ध में नहीं है। मतलब कि अगर इन 3 स्कीम में पहले अगर आपकी कोई कंप्लेंट जो उनकी स्पेसिफिक एक लिस्ट ऑफ कंप्लेंट है उससे मैच नहीं करती थी तो वो रिजेक्ट कर देते थे कि ये कंप्लेंट आपकी इस ओम्बड्समैन स्कीम में नहीं आएगी, आपको दूसरे ओम्बड्समैन में आपको शिकायत दर्ज करानी पड़ेगी। यानी कि डिजिटल ट्रांजैक्शन की शिकायत अगर आप एनबीएफसी या नॉन बैंकिंग कंपनीज ओम्बड्समैन में कर देते थे तो वो कहते थे कि ये स्कीम में आपने गलत कर दिया है, आप दोबारा से करिए, उसका प्रोसेस दोबारा से शुरू होता था। तो वो अब यहाँ पे नहीं है। आपको ऐसी लिस्ट को जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं है। दूसरी और तीसरी, इसमें एक और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें जो ओम्बड्समैन ऑफिस का ज्यूरिडिक्शन है उससे ये सबको बाहर रखा गया है, यानी कि ये डायरेक्ट कंप्लेंट हैंडल होंगी, इसमें किसी का इंटरफेरेंस ज़्यादा ना हो, इसलिए इसमें ओम्बड्समैन ऑफिस के ज्यूरिडिक्शन से इसको बाहर ही रखा गया है। इसमें एक सेंट्रलाइज रिसिप्ट एंड प्रोसेसिंग सेंटर स्थापित किया जाएगा, जो आरबीआई का एक ऑफिस होगा जो चंडीगढ़ में होगा, जो रिसिप्ट को प्रोसेस करेगा फिजिकली भी और ईमेल के द्वारा भी, या किसी भी भाषा में। आप जो प्रादेशिक भाषा है उसमें भी कर सकते हैं, आप फिजिकली जाकर भी दे सकते हैं अपनी कंप्लेंट, या फिर आप ईमेल के जरिए भी आप दे सकते हैं। अब यहाँ पे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो रिप्रेजेंटेटिव और रेगुलेटेड एंटाइटी, यानी जिस बैंक का जो ये बैंक है जो ये रिप्रेजेंटेशन देंगे अपनी तरफ से, देखिए यहाँ पे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी रेगुलेटेड एंटाइटीज की तरफ से अपना पक्ष रखने की, जो कंप्लेंट कस्टमर के द्वारा करी गई है उनके अगेंस्ट अपना पक्ष रखने की, जो बैंक्स और एनबीएफसी या रेगुलेटेड एंटाइटीज की अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रेजेंट करेंगे, वो एक प्रिंसिपल नोडल ऑफिसर रैंक का एक अधिकारी होगा, जनरल मैनेजर होगा, जो पब्लिक सेक्टर बैंक या उसके समकक्ष किसी बैंक का अधिकारी होगा। इसके अलावा जो रेगुलेटरी एंटाइटीज हैं, उन रेगुलेटरी एंटाइटीज बैंक्स या एनबीएफसी को कंप्लेंट में अपील करने का अधिकार नहीं होगा जिनके अगेंस्ट किसी भी ओम्बड्समैन ने संतोषजनक जवाब ना देने के लिए उन्हें अवॉर्डेड कर दिया गया हो। यानी कि अगर किसी एक्स बैंक के खिलाफ किसी ओम्बड्समैन ने ये प्रस्ताव पारित किया हुआ है या इंफॉर्मेशन ग्रांट की हुई है, अवॉर्डेड की हुई है कि आपने इस केस में समय पे इंफॉर्मेशन नहीं दी है, ऐसे बैंक्स आरईज को अपील करने का अधिकार नहीं होगा। यानी उसमें सीधी आपने कंप्लेंट करी और वो सुनवाई सीधी ओम्बड्समैन में होगी, उस बैंक के तरफ से कोई रिप्रेजेंटेटिव या अपीलेंट अथॉरिटी वहां पे नहीं आ सकती। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। अलावा इसके कुछ और भी जानकारियां हैं, जैसे कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इंचार्ज जो कि कंज्यूमर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट की तरफ से होगा, वो आरबीआई की अपीलेंट अथॉरिटी की तरह से सुनवाई करेगा इस स्कीम की। और कंप्लेंट कैन बी कंटिन्यूड फाइल्ड ऑनलाइन, जो कि यहाँ पे एक ईमेल एड्रेस आप देख रहे हैं, जो ये एक वेबसाइट एड्रेस देख रहे हैं, cms.rbi.org.in पे भी आप कंप्लेंट कर सकते हैं, या फिर आप एक डेडिकेटेड इसमें कंप्लेंट एक डेडिकेटेड ईमेल आईडी भी बनाया जाएगा आगे चल के, जिसमें सेंट्रल रिसिप्ट प्रोसेसिंग यूनिट डायरेक्ट इसको देखेगा, और या फिर आप इसको डायरेक्ट फिजिकली या मतलब डाक के द्वारा भी आप अपनी शिकायतें एड्रेस पे भेज सकते हैं। ये एड्रेस भी यहाँ पे दिया हुआ है, जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 4th फ्लोर सेक्टर 17 चंडीगढ़ में ये स्थापित होगा। इसका पूरा एड्रेस मैंने आपको यहाँ पे दे दिया है। अलावा इसके एक टोल फ्री नंबर भी यहाँ पे दिया गया है, जो कि 1448, ये एक टोल फ्री नंबर भी है इसमें,
जो सुबह 9:30 बजे से लेकर के शाम के 5:15 बजे तक आपकी शिकायतों का निपटारा करेगा। ये आप किसी भी भाषा में आप अपनी शिकायत दे सकते हैं, हिंदी, इंग्लिश या 8 रीजनल लैंग्वेजेस हैं, जो कि पूरे पोर्टल पे जो ऊपर मैंने आपको दिया है cms.rbi.org.in, इस पे अगर आप जाएंगे तो इसमें सारी भाषाएं जो आपकी हैं, और इसमें भी और भी भाषाएं अभी ऐड होंगी जिसमें आप अपनी शिकायत को आगे दर्ज करा सकते हैं। जो आरबीआई है वो एक इंफॉर्मेशन सेंटर क्लासिफिकेशन भी देगा आगे चल के, जो ग्रीवेंस रिड्रेसल के लिए आपको मैकेनिज्म किस तरीके से आगे काम होता है, क्या है तरीका, वो भी आपको गाइड करेगा। इसमें आप ये कॉपी ऑफ स्कीम, ये जो मैंने स्कीम आपको उसके साथ अभी शेयर करी है, इसकी पूरी जानकारी आरबीआई की वेबसाइट पर भी है, सीएमएस पोर्टल पे, जो कि यहाँ पे मैं दोबारा से दे रहा हूँ, जो कि cms.rbi.org.in है। तो ये वो जानकारियां थी जो मैं जानकारियां आपके लिए लेके आया, जो जरूरी थी। इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम से रिलेटेड जो जानकारियां, जो तथ्य जानने जरूरी थे, ये सारी वही तथ्य हैं जो कि आरबीआई द्वारा इसमें प्रस्तावित किए गए हैं, जो भी इसमें लिखे गए हैं, वही मैंने कंटेंट्स आपके सामने प्रस्तुत किए। आशा करता हूं कि ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको कंटेंट्स मिलते रहें, और आप इस वीडियो को शेयर करना भी ना भूलें। तो अगली वीडियो में हम रिटेल डायरेक्ट स्कीम के बारे में जानकारी एकत्रित करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।